हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी कर रहे थे। क्लास 7 हमारा एनसीईआरटी चल रहा था, उसका चैप्टर 2 है आज, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की लेयर्स पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें सैलें कौन कौन सी होती हैं, सैलें यानी कि रॉक्स कैसे कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखो, विश्व की सबसे गहरी खान का क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका स्थित है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। जो डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। ये कितनी गहरी है? 4 किलोमीटर तक गहरी है। आगे क्या बोलते हैं? तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के अंदर पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो क्या है लगभग असंभव है। इंजीनियर्स हैव ड्रा होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, which is not possible. You will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor. क्यों असंभव है 6000 किलोमीटर खोदना? क्यों असंभव है? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर को बढ़ते हैं, वहां पे क्या है, हीट ज्यादा है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या घूम रहा है? मैग्मा घूम रहा है। मैग्मा घूम के जब बाहर आता है, वही क्या होता है? वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है। तो सॉरी, अर्थ के अंदर क्या है? मैग्मा घूम रहा है और उसमें क्या है? बहुत ज्यादा हीट है। उस वजह से अगर उसको ड्रिल करेंगे तो उसको ड्रिल करना लगभग असंभव है। कोई भी मशीन वगैरह इतनी हीट में वो सस्टेन वहां पे नहीं कर पाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये पिक्चर आपको देखी होगी। मैं इसको अभी 2 मिनट में इसकी थ्योरी के बाद डिस्कस करूंगा। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, ये एक अर्थ है। इसका सबसे ऊपरी जो लेयर है वो परपटी है, फिर मेंटल है, फिर क्रोड है। यानी कि क्रोड, मेंटल और क्रस्ट। इसको 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जहां पे पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतें बनी हुई है। जैसे ये अपना अर्थ है, वो क्या बोल रहा है कि एक अनियन की तरह, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी क्या बनी हुई है? लेयर बनी हुई है। पृथ्वी के सबसे सतह के सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं? इसको परपटी बोला जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the Earth's surface is called crust. जो uppermost layer होती है अर्थ की, उसे क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. तो अगर मैं आपको उस पिक्चर की ओर ले जाऊं, ये देखिए, ये क्या है? अर्थ है। जो इसके सबसे ऊपरी लेयर है, जो अर्थ की ये सबसे ऊपरी लेयर है, ये क्या है आपकी? इसको क्या बोला जाता है? परपटी बोला जाता है। यानी कि ये क्या है? क्रस्ट है। इसके बाद जब हम इसके नीचे तक आते हैं, यहां के बाद, तो यहाँ पे क्या आता है आपका? मेंटल आता है। ये वाला एरिया क्या है? ये येलो में आपको दिख रहा है। ये वाला क्या है आपका? मेंटल है। मेंटल, ये इतनी लेयर क्या है? मेंटल की लेयर है। और उसके बाद इससे अंदर जाते हैं तो ये वाली जो लेयर है, ये रेड में जो आपको दिख रही है, ये क्या आता है आपका? ये आता है आपका क्रोड, यानी कि कोर। तो अब कोर भी दो हैं। एक है बाह्य बाह्य क्रोड, ये बाह्य क्रोड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये बाह्य क्रोड है। और ये जो अंदर की है, इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक क्रोड। यानी कि ये तो होगी आपकी आउटर कोर और ये होगी आपकी इनर कोर। ये वाला क्या हो गया आपका? इनर कोर। तो आपको देख रहा होगा ये लेयर आपकी मेंटल की है, ये आपकी सॉरी क्रस्ट की है, ये मेंटल की है और ये कोर की है। कोर, 2 टाइप्स ऑफ कोर, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। क्लियर से आपको पता चल गया। और ये स्थल मंडल है, यानी कि लिथोस्फेयर।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय, जो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जैसे ये आपका ये हो गया, ये है, ये तो आपका क्या है, कॉन्टिनेंट है यानी कि भूस्थल है, और ये समुद्री तल है। अब ये क्या बोलता है कि महाद्वीपीय संहति में जो ये परपट्टी कहते हैं, ये सबसे पतली परत होती है महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर। देखो परपट्टी से अगर अंदर जाएंगे तो अगर 35 किलोमीटर अंदर जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, परपट्टी होगी 35 किलोमीटर तक। और महासागरों में क्या होता है, महासागरीय फ्लोर में ये सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन है वहां पे, और 5 किलोमीटर अगर अंदर जाए तो फिर क्या आएगा, आपका मेंटल शुरू हो जाएगा। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। जो ये लेयर होती है ये किसकी बनी है, कराइए, सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। ये बोलता है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन किन चीजों से मिलकर बनी है। एक किससे बनी है, आपकी सिलिका से बनी है, सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिना, किसके से बनी, सिलिका प्लस एल्यूमिना। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इसमें से एक ऑप्शन ये होगा सिलिका प्लस एल्यूमिना, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, सिलिका और एल्यूमिना। जिसे क्या बोला जाता है, इसे Cl भी बोला जाता है। अगर Cl भी आता है तो Cl क्या है, ये क्या है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई है, Cl की बनी हुई है। यहां देखते हैं, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। किसके से बने हैं, सिलिका और एल्यूमिना से बने। इट इज दस कॉल्ड Cl, जिसे क्या बोला जाता है, Cl कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। जो महासागरीय परपट्टी है, महासागर के अंदर जो है, जो उसका फ्लोर है, वो किससे बना हुआ बोलता है, सिलिका एवं मैग्नीशियम। देखो सिलिका और एल्यूमिना से क्या बना है, जो आपका महाद्वीप है उसकी परपट्टी बनी हुई है, और महासागर की परपट्टी किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम। याद रखना ये चीज, दोनों में डिफरेंस है, मैग्नीशियम। महाद्वीपीय परपट्टी किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिना से, और महासागरीय परपट्टी बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमे तथा सिलिका तथा में से मैग्नीशियम, जिसे सीमे कहा जाता है। तो यहां भी देख लेते हैं, द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमे। जो महासागरीय परपट्टी है यानी कि ओशन फ्लोर है, वो किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमे कहा जाता है। ये पिक्चर आपको देख रहा होगा, यहाँ पे दिया आपका महाद्वीपीय परपट्टी, और ये महाद्वीप, जैसे कोई महाद्वीप है और जो उसकी ऊपरी परपट्टी है, ये ऊपरी भाग, ये क्या है, महाद्वीपीय परपट्टी। ऐसे ही महासागर है, और इसकी जो फ्लोर है, जो इसकी सतह है, ये देखो, ये क्या है, महासागरीय परपट्टी। तो महाद्वीपीय परपट्टी है, महासागरीय परपट्टी। देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका, और ये क्या है, किसी कॉन्टिनेंट का ये क्रस्ट है, और ये ओशन है, और ये ओशन क्रस्ट आपको दे रखा है। जो हमने अभी डिस्कस किया था वही चीज है, बस इसने जो एनसीईआरटी जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसने बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखा भी दिया कि यहाँ पे क्या क्या आपको दिया गया है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, जिसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। अभी हमने एक अर्थ का स्ट्रक्चर देखा था, जो सबसे ऊपरी लेयर थी वो क्या थी, क्रस्ट थी, फिर आपका मेंटल था, फिर उसके बाद कोर था, यानी कि एक था इनर कोर और एक आउटर कोर, 2 लेयर यहाँ पे थी, इनर कोर और आउटर कोर। आगे देखते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, तथा इसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो देखो जैसे जैसे हम परपट्टी से नीचे को आते हैं, यहाँ क्या आता है, मेंटल आ जाता है आपका, मेंटल के बाद यहाँ पे क्या आता है, क्रोड आता है। क्रोड की 2 लेयर हो गई, आउटर क्रोड और इनर क्रोड, यही होता है ना। तो
अब ये क्या बोलता है, जैसे जैसे हम नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला। अब जो मेंटल है यहाँ से लेके परपटी के बाद से लेके ये कितना फैला हुआ है यहाँ पे 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद क्या आएगा आपका क्रोड आएगा, यानी कि कोर आएगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, लगभग 3500 है। आंतरिक परत क्रोड है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर है। जो किससे बना हुआ है, जो क्रोड बना हुआ है किससे बना हुआ है, निकिल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे यानी कि निकिल और फेरस, निफे बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको ध्यान रखना, जो इनर कोर है वो किसकी बनी हुई है, निकिल और फेरस की, जिसे निफे कहा जाता है। अब केंद्र में क्या होता है, क्रोड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और दाब भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी को जितना अंदर तक ड्रिल करेंगे ऑयल के लिए उतना क्या होगा, उसमें डिफिकल्टी आती जाएगी, क्योंकि नीचे तापमान के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। द innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। जो कोर की रेडियस है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड निफे, निकिल एंड फेरस यानी कि आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंटर है, जो कोर है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर भी है, यानी कि दाब और ताप बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या है, वहां पे मैग्मा घूमते रहता है, मैग्मा घूमते रहता है, तो खनिज वगैरह सब लिक्विड फॉर्म में वहां पे घूमते रहते हैं। इतना टेम्परेचर और इतना ज्यादा प्रेशर है, और उसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, वोल्केनो निकलते हैं, कहीं से उनको जगह मिलती है और वो वोल्केनो के रूप में मैग्मा क्या होता है, अर्थ से बाहर निकल जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। जो अर्थ का आयतन है उसका केवल 1% क्या है, पर्पटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा पर्पटी है, तो पर्पटी कितना हिस्सा है, 1% है, और 84% आपका मेंटल है, 84% क्या है मेंटल है, और 15% क्या है क्रूड है। तो याद रखना, पृथ्वी के आयतन का 1% आपका पर्पटी है, 1% में पर्पटी है, 84% मेंटल है सबसे ज्यादा, और 15% हिस्सा किसका है, क्रूड का है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको हम याद रखेंगे। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो कितनी है, 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और 80% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो 84 जो है अर्थ के वॉल्यूम का 84% क्या है आपका मेंटल है, और 15% क्या है आपका कोर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो कितने, 6371 किलोमीटर। अगला है सेल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। रॉक एंड minerals. The earth crust is made up of various type of rocks, यानी सेल मतलब रॉक्स। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो क्या करता है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले कोई भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक पिंड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। देखो सेल जो है, रॉक्स हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और अलग अलग उनका गठन हो सकता है। अब यहां देखते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग उनका टेक्सचर हो सकता है, और अलग अलग उनका शेप और साइज हो सकता है। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुख्य रूप से सेल कितने टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय, जिसे इग्नियस बोलते हैं सेल। दूसरा होती है अवसादी सेल, यानी कि सेडिमेंट्री सेल, और थर्ड होती है कायांतरित, यानी कि मेटामॉर्फिक सेल। इंग्लिश में देखते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स।
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय सेल के बारे में, आग्नेय यानी कि इग्नियस सेल के बारे, इग्नियस रॉक्स के बारे में। ये बोलता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. इतनी बात क्लियर है। तो दो टाइप्स के रॉक्स बनते हैं, ये क्या होते हैं आपके, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। चलिए इसको समझते हैं। ये आपका अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मैग्मा है, बहुत ज्यादा क्या है इसके अंदर, मैग्मा है। ये क्या होता है, जब यहाँ से बाहर निकलता है मैग्मा, यहाँ से वोल्केनो निकलता है यानी कि ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, तो ये मैग्मा क्या होता है यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जब ये ठंडा होता है, सारा मैग्मा निकल गया, जब ये यहाँ से ठंडा होना शुरू हो जाता है तो ये क्या बनाते हैं, जब ये ठंडा होकर ये क्या बनाता है, देखो मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को एक पहाड़ का रूप ले लेता है। यहाँ से मैग्मा निकला, यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया, ज्वालामुखी बना, और ये ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा हुआ, ये इकट्ठा हुआ, ये क्या बनाएगा आपका इग्नियस यानी कि आग्नेय सेल बना देगा, एक चट्टान से बन जाएगी, उसी को क्या बोला जाता है, आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राइमरी सेल और इग्नियस रॉक्स इसको बोला जाता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला आपका होता है अंतर्भेदी यानी कि इंट्रूसिव रॉक्स, और दूसरा होता है आपका बहिर्भेदी यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब भी मैग्मा क्या होता है यहाँ से बाहर आता है, ये लावे के रूप में बाहर आया और ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये ठंडा हुआ और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस तरह की बनी हुई सेल को क्या बोला जाता है, बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि देखो जैसे ही ये बाहर आएगा, ये एयर के संपर्क में आएगा, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जल्दी ठंडा होगा एज कम्पेयर टू अगर ये अंदर होता तो धीरे धीरे ठंडा होता, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी है। अगर ये बाहर हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ठंडा होना जल्दी स्टार्ट होगा। तो जहाँ पे ठंडा हो गया वहाँ पे क्या गया, छोटी छोटी ये महीन दानों के संरचना इसकी हो जाती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, दक्कन का पठार किन सेलों से बना है, दक्कन का पठार किन सेलों से बना है, आग्नेय सेल से बना है, और कौन सी है वो किससे बना है, बेसाल्ट सेलों से बना है, यानी कि महीन दानों वाली सेलों से वो बना हुआ है। यहाँ से कितने बारीकी क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं आपके यूपीएससी लेवल से लेके स्टेट पीसीएस लेवल तक के। अब तो छोटे छोटे एग्जाम्स में भी लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जाते हैं। तो जो दक्कन का पठार है वो किससे बना है, बेसाल्ट सेलों से बना है, और बेसाल्ट सेल किससे बनी हुई है, आपकी आग्नेय सेल से बनी हुई है। आगे बनी है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये आपकी लेयर है, अर्थ की क्रस्ट है, यहाँ से मैग्मा निकला, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ दरारें होती हैं, यहाँ पे कुछ दरारें होती हैं, ये पूरा मैग्मा क्या होता है, बाहर नहीं आ पाता, तो कुछ मैग्मा इसके अंदर रह जाता है। कुछ मैग्मा क्या करता है, यहाँ अंदर रह जाता है, कुछ तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर मैग्मा क्या होता है, इन दरारों को भर देता है अंदर। तो ये क्या बोलता है, भूपर की गहराई में ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अंतर्भेदी मतलब जब भी मैग्मा बाहर आएगा, वो बाहर क्रस्ट से बाहर न निकलकर क्रस्ट के अंदर ही जो उसके गैप होगा उनमें फिल हो जाता है, तो उस प्रकार के बने हुए सेलों को क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। अब देखो जैसे ही मैं मानता हूँ ये अर्थ है, ये अर्थ के बीच में यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ फिल हो गया, अब इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो ये क्या करेगा, एक इकट्ठी संरचना बना देगा। तो इस तरह की बनी सेल क्या होती है, ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। देखो ग्रेनाइट कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया इसने। तो ग्रेनाइट क्या है, बड़े दानों से बनी हुई एक संरचना है, और ये किसका उदाहरण है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अगर क्वेश्चन आपका आता है ग्रेनाइट किस तरह की सेलों का एग्जाम्पल है, तो आप लिखोगे अंतर्भेदी आग्नेय सेल। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने वाले जिन
अब घर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। आपने घर में देखा होगा मसाले पीसने वाले, तो जो भी अब बड़ा बड़ा पत्थर होता है अगर किसी के घर में होगा तो वो भी किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बने होते हैं। आप इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस और रॉक्स। जब ये क्या करता है, द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, पृथ्वी की सतह भाग ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ये क्या होता है, ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया, यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन दिस molten lava comes on the earth surface it is rapidly cools down and becomes solid। जब क्या होता है, ये मैग्मा बाहर आता है, ये मैग्मा अर्थ के क्रस्ट से बाहर आता है, तो ये क्या होता है, वोल्केनो बनता है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका rapidly become cool rock form such a way the crust are earth surface rapidly cool down and become solid rocks form such way of the crust are called exclusive igneous rock। एक्सक्लूसिव igneous rocks हो जाता है। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जब लावा क्या होता है, जब मैग्मा क्या होता है, बाहर आता है, लावा बनता है यानी कि वोल्केनिक के रूप में आता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव igneous rocks। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट दक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो दक्कन का प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो, वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम्स अगर क्वेश्चन आता है, डेक्कन प्लेटो मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks are so formed are called intrusive igneous rocks। Sometimes क्या होता है, ये जो मैग्मा है ये अर्थ के अंदर ही कुछ गैप होते हैं, इनमें फिल हो जाता है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोला जाता है, intrusive igneous rocks कहा जाता है। Since they cool down slowly, they have formed large grains। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। तो जब इस तरह से कोई कूल ठंडा होने के बाद जब कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है। तो ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जो आपके घर में जो होता है मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं, सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कभी क्या होता है, फिर बाद में धीरे धीरे सेल क्या होती है, लुढ़कती हैं या चटकती हैं या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैं इसको हल्का सा रफ कर लेता हूं। चलिए हो गए। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेल क्या देखो यहाँ पे कोई पर्वत है, कोई रॉक है, यहाँ क्या होता है, पानी से, हवा से या आइस से ये धीरे धीरे क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो ये टूटे हुए टुकड़ों को क्या बोला जाता है, इन छोटे कणों को क्या बोल रहा है, ये अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जब क्या होता है, यहाँ से पानी आ रहा है लगातार, तो ये पानी के साथ बह के कण कहाँ जाएंगे, कहीं दूर बह जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो एक दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं और जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। जब ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ये टूटते जाएगा, ये इकट्ठे करते जाएंगे, सेडिमेंट एक जगह इकट्ठे होते होते क्या करेंगे, ये एक सेल की परत बना देते हैं। इस प्रकार बने सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। सिंपल है, कोई बड़ी सी चट्टान है, कोई बड़ा सा रॉक है, अगर वो हवा से, पानी से, आइस से, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसका क्या होता है, उसका अपर्दन होता है, वो टूटता है। टूटने के बाद क्या होगा, वो उस पानी, हवा या बर्फ के साथ वो बहता हुआ आगे बढ़ेगा, एक जगह वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे। और उस तरह से बनी सेलों को क्या बोला जाता है, उस तरह से बने रॉक्स को क्या बोला जाता है, अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म हो सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे जैसे पहाड़ टूटा,
ये छोटे छोटे अवसाद इकट्ठे हुए। अब इनमें क्या पता कुछ पेड़ पौधे हों, कुछ जीव जंतु रहते हों, कुछ कीड़े मकोड़े हों। ये जैसे ही पानी के साथ ये आगे बहेगा, इनके साथ ये भी बह जाएंगे और इन अवसादों में वो दब जाते हैं। अवसादों में क्या होता है, इन सेलों में रहे हुए जीवाश्म भी हो सकते हैं, वो दब जाते हैं इनके बीच, तो उनको क्या बोला जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। These smaller particles are called sediments। ये छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके सेडिमेंट कहलाते हैं। जब भी कोई रॉक एयर वाटर और आइस से ये क्या होता है, टूटती हैं, तो इन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स बोला जाता है। These sediments are transported and deposited by wind water। These loose sediments are compressed and hardened to फ्रॉम लेयर ऑफ रॉक्स। ये क्या वो होता है, जब इकट्ठे हो जाते हैं क्या बना देते हैं, हार्ड लेयर बना देते हैं ऑफ रॉक्स। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरह की रॉक्स को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंड स्टोन होता है वो किससे बनता है, ये क्या बनता है, छोटे छोटे ग्रेन ऑफ सैंड से बनता है। These rocks may also contain fossils of plant, animal and their microorganisms that once lived on them। ये क्या करते हैं, इसमें कभी कोई फॉसिल, ये फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी इसमें क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे रहे हो, कुछ जीव जंतु रहे या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो भी इनके साथ बहकर चले जाते हैं और वो जीवाश्म बनाते हैं। अगला देखते हैं, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कायांतरित सेल कैसे बनती है, जब आग्नेय और अवसादी सेलों में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो क्या होता है, देखो जो कायांतरित सेल होते हैं किन से मिलके बनती है, आग्नेय सेल है वो अवसादी सेल को जब बहुत ज्यादा दाब और ताप दिया जाता है तो किसमें चेंज हो जाती है, कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उनको ग्रेट हीट, हाई हीट और हाई प्रेशर दिया जाएगा किसको, इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक्स को, दे कैन कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल देखते हैं, लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। जो लाल किला, क्वेश्चन देखो कैसे घूम फिर के आ रहे हैं, लाल किला मेड अप ऑफ किससे, रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, किससे बना हुआ है, रेड स्टोन, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से। और ताजमहल सफेद संगमर से बना है। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। अब मार्बल किससे बनता है, चूना पत्थर से, यानी कि लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन जब हाई हीट और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको आपको पढ़ता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। You will be surprised to know that one type of rock change into another type under certain conditions in a cyclic manner. This process is transformation of the rocks from one to another is called rock cycle। देखो rock cycle होती है, rock cycle की क्या होती है, देखो मैग्मा निकला, मैग्मा बाहर आया, बाहर आने के बाद ठंडा हुआ तो इसने क्या बनाया, आग्नेय सेल बनाई। अभी हमने पढ़ा था आग्नेय सेल बनाई। आग्नेय सेल के बाद ये क्या बना, आग्नेय सेल यहाँ पे हवा पानी या आइस से ही टूटा, इसने अवसाद बनाए, अवसाद एक जगह इकट्ठे हुए, इसने क्या बनाया, अवसादी सेल बनाया। अब अवसादी सेलों में क्या हुआ, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर आया और ये दोनों ये किस में चेंज हो गए, आपके कायांतरित सेलों में चेंज हो गए। कायांतरित सेलों के बाद ये फिर से किस में चेंज होगा, आपका मैग्मा में चेंज हो जाएगा। ये इनमें कुछ प्रोसेस होगी, बहुत सालों बाद फिर ये किस में आएगा, फिर मैग्मा में आएगा। तो एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलता है, मैग्मा से आग्नेय सेल,
यानी कि इग्नियस रॉक्स के बाद सेडिमेंट बनेंगे, सेडिमेंट जब इकट्ठे होंगे ये क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाएगा तो ये किसमें आएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में आएगा, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज होकर किसमें आएगा, मैग्मा में चेंज हो जाएगा। तो एक साइकिल चलता है, इसको मैं हल्का सा पढ़ लेता हूँ। इसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोला जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप के कारण ये कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आपके आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये साइकिल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था, अर्थ के अंदर मैग्मा था, ये वोल्केनो के रूप में बाहर आया। ये बाहर आने के बाद अर्थ की सरफेस में क्या हुआ, ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे ये ठंडा हुआ, इसने क्या बनाया, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स बनाए। क्या बनाए, इग्नियस रॉक्स बनाया। अब इग्नियस रॉक्स यहाँ पे क्या हुआ, हवा भी चल रही है, एयर भी चल रही है, वाटर भी है और आइस भी है। तो ये धीरे धीरे इसका क्या हुआ, ये टूटना शुरू हो गया। टूटना शुरू होने के बाद ये जैसे वाटर के साथ बह के ये क्या हुआ, इसने अवसाद, ये सेडिमेंट बनाए, यानी कि अवसाद बनाए। ये अवसाद एक जगह इकट्ठे हुए सेडिमेंट, और इन्होंने क्या बना दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे बना दी। अब सेडिमेंट्री जो रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स और क्या होते हैं आपके इग्नियस रॉक्स, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जब इनमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएंगे। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत ज्यादा हाई, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब मिलेगा और बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा, ये फिर से क्या होगा, ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये फिर से अर्थ के अंदर मैग्मा के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, मैग्मा बन जाएगा, और फिर से मैग्मा बाहर आके फिर से इग्नियस रॉक्स बनाएगा। ये साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू चलते जाएगी। इसमें बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों अरबों बहुत साल लगता है। तो ये क्या होता है, रॉक साइकिल ये चलती जाती है। तो बच्चों 7 क्लास का जो चैप्टर सेकंड था, अर्थ के अंदर क्या क्या है, इनसाइड द अर्थ, ये हमने पढ़ लिया। चैप्टर 2 खत्म हो गया। और देखो छोटी छोटी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हम 7th के चैप्टर 2 में चले गए। नेक्स्ट आएगा 3, 4, ऐसे करते करते हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।